हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग स्पीको। प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म प्रियंका मैम ऑफिशियल के ऊपर। और जैसा कि आप सब जानते हो, यहाँ पे हम हिंदी और ज्योग्राफी का सेशन चलाए हुए हैं। तो ये क्लास हमारी हिंदी की रहेगी और हिंदी में आज की क्लास के अंदर हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। देखो भाई, सबसे पहले क्रिया का अर्थ क्या होता है? क्रिया का अर्थ क्या होता है? तो क्रिया का अर्थ होता है बच्चों करना। क्रिया का अर्थ क्या होता है? करना। काम का करना ही क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा। ये हो गया इसका शाब्दिक अर्थ। परिभाषा क्या होती है? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उसी को क्या कहा जाएगा? उसी को क्रिया कहा जाएगा। ये हो गई क्रिया की परिभाषा। ये क्या भाई? ये परिभाषा है। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है ना, उसी को क्रिया कहा जाता है। अब इसमें एक टर्म होती है, धातु या क्रियामूल क्या होता है? धातु या क्रियामूल क्या होता है? क्रिया के मूल रूप या मूल अंश को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप या मूल अंश को क्या कहा जाता है भाई? धातु कहा जाता है। और इस धातु के साथ ना प्रत्यय को जोड़कर हम क्या बनाते हैं? क्रिया बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये मूल अंश है क्रिया का, लिख, पढ़, आ, जा, रो, शो। तो ये क्या है भाई? ये धातुएं हैं। क्या ये क्रिया की धातु हैं, क्रिया के मूल अंश हैं। और इन मूल अंशों के साथ, इन धातुओं के साथ हम ना प्रत्यय जोड़कर, क्या जोड़कर? ना प्रत्यय जोड़कर इसको क्रिया का रूप देते हैं। जैसे ये लिख क्या है भाई? लिख धातु है। लिख धातु के साथ हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? लिखना बन गया, लिखना। और ये लिखना क्या हो गया? ये क्रिया हो गया। लिखना क्या है? क्रिया। यहाँ पे शो क्या है? तो शो मूल अंश है, इसके साथ हमने ना प्रत्यय को जोड़ दिया और ये क्रिया बन गई शोना। ठीक है। ऐसे ही रो प्लस में ना रोना, जा प्लस में ना जाना, आ प्लस में ना आना, पढ़ प्लस में ना पढ़ना, चल प्लस में ना चलना। तो ये सारी की सारी धातुएं हैं और इनके साथ हम ना प्रत्यय को जोड़कर इनको क्रिया का रूप देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, क्रिया के सामान्य रूप कौन कौन से होते हैं? क्रिया के सामान्य रूप क्या है? क्रिया का मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़कर लिया के सामान्य रूप बनाए जाते हैं। लिया नहीं आएगा यहाँ पे, क्रिया आएगा। क्रिया के सामान्य रूप बनाए जाते हैं। मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनाए जाते हैं। चलना, लिखना, पढ़ना, खेलना, दौड़ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं? क्रिया के सामान्य रूप है। जैसे यहाँ पे हंस प्लस में ना क्या हो गया? हंसना। खेल प्लस में ना खेलना। क्रिया के भेद कितने हैं? तो क्रिया का देखो भाई, एक तो होते हैं कर्म के आधार पे क्रिया के भेद और एक होते हैं रचना या संरचना के आधार पे क्रिया के भेद। तो मूल यहाँ पे हम पढ़ते हैं कर्म के आधार पे क्रिया के भेद। तो क्रिया के आधार पे सकर्मक और अकर्मक दो प्रकार की क्रियाएं पाई जाती हैं। क्रिया के भेद कितने हैं भाई? तो क्रिया के भेदों को दो आधार पे बांटा गया है, एक तो कर्म के आधार पे और दूसरा है रचना या संरचना या प्रयोग के आधार पे। तो कर्म के आधार पे कितने भेद है क्रिया के? कर्म के आधार पे क्रिया के दो भेद है, एक सकर्मक और एक अकर्मक। स का मतलब होता है साथ, कर्म मतलब कर्म के साथ। जो क्रिया कर्म के साथ होती है वो सकर्मक होती है और जो कर्म के बिना होती है वो क्या होगी? वो अकर्मक क्रिया होती है। देखिएगा, जैसे यहाँ पे रचना के आधार पे, रचना या बनावट के आधार पे एक तो होती है सामान्य क्रिया, एक होती है मुख्य क्रिया, एक होती है संयुक्त क्रिया, एक होती है प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया या रंजक क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। दो बार टाइप हो गया। ये पूर्वकालिक क्रिया होती है, तात्कालिक क्रिया होती है और नाम धातु क्रिया होती है। ये किसके आधार पे? ये रचना या संरचना या प्रयोग के आधार पे है। इसी को रचना बोल सकते हो, बनावट बोल सकते हो, प्रयोग बोल सकते हो, संरचना बोल सकते हो। प्रयोग या संरचना के आधार पे एक ही बात है ये चारों। तो इनके आधार पे क्रिया के सामान्य, मुख्य, संयुक्त, प्रेरणार्थक, सहायक, पूर्वकालिक, तात्कालिक और नाम धातु ये क्रियाएं होती है। किसके आधार पे? रचना या बनावट के आधार पे। आगे देखिएगा, कर्म के आधार पे देखो, यहाँ पे कर्म के आधार पे एक क्रिया होती है सकर्मक क्रिया। बिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है। बिन नहीं आएगा यहाँ पे, जिन आएगा। जिन क्रियाओं को
जिन क्रियाओं को क्रम की आवश्यकता होती है उन्हें सहकर्मक क्रिया कहा जाता है। यहाँ पे देखो सह का अर्थ होता है साथ, सह का अर्थ क्या होता है साथ, कर्म मतलब कर्म के साथ जो क्रिया होती है उनको बोलते हैं सहकर्मक क्रिया। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं क्या है भाई, मैं यहाँ पे पढ़ने वाला है यानी कि करता है। पुस्तक क्या है, पुस्तक कर्म है, पुस्तक क्या भी कर्म है, और ये क्या है, ये क्रिया है। पढ़ रहा हूँ क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाक्य के अंदर आप देख रहे होगे, इस वाक्य में कर्म दिया गया है भाई साथ में, और कर्म दिया गया है तो क्या हो जाएगी, ये सहकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला है रवि पत्र लिखेगा, रवि पत्र लिखेगा। रवि कौन है, लिखने वाला, लिखने वाले को हम क्या कह सकते हैं, कर्ता। पत्र क्या है, तो पत्र यहाँ पे कर्म है, और लिखेगा क्या है, लिखेगा क्रिया है। तो इसमें भी कर्म साथ में दिया गया है, तो कौन सी क्रिया हो गई, सहकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, पहचान तो रही होगी ना आप, रवि क्या है कर्ता, पत्र क्या है कर्म, लिखेगा क्या है क्रिया। अब मैं ऐसे लिख दूं, रवि लिखेगा, रवि लिखेगा, या रवि लिख रहा है, रवि लिख रहा है या रवि लिखेगा। तो रवि क्या है, लिखने वाला यानी कि करता है, लिखेगा क्या है, क्रिया है। तो क्या इसके अंदर कर्म है, क्या इसके अंदर कर्म है, तो इसके अंदर कर्म नहीं है भाई, और कर्म नहीं है तो ये क्या हो जाएगी, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला देखिएगा, मोहित कबूतर उड़ा रहा है। मोहित, मोहित कौन अभी करता है, उड़ाने वाला है। क्या उड़ा रहा है, कबूतर उड़ा रहा है, तो कबूतर क्या हो गया, कर्म, उड़ा रहा है क्या है, क्रिया है। तो ये भी क्या है, सहकर्मक क्रिया है। गाय घास खा रही है, तो गाय खाने वाली है, इसका मतलब गाय करता है। घास क्या है, घास कर्म है, खा रही है क्या है, ये क्रिया है। तो इसमें भी कर्म साथ में दिया गया है, तो कौन सी क्रिया हो गई, ये भी हमारी सहकर्मक क्रिया हो गई। सहकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है एक कर्मक और एक होती है द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक दो प्रकार की हमारी सहकर्मक क्रियाएं होती हैं। एक कर्मक का अर्थ होता है जिसमें एक कर्म हो, और द्विकर्मक का अर्थ होता है जिसमें दो कर्म हो। जैसे देखिएगा, एक ही कर्म होगा, एक ही कर्म के ये सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, रवि पत्र लिखेगा, मोहित कबूतर उड़ा रहा है, गाय घास खा रही है, उसके बाद बैल घास खा रहा है, हाथी पानी पी रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे एक कर्मक क्रिया हैं जिनके अंदर एक कर्म विद्यमान है। अब एक होती है द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म होते हैं। आपको ध्यान रखना है, जो द्विकर्मक क्रिया होती है ना, इसमें पहला जो कर्म होगा, द्विकर्मक क्रिया के अंदर जो पहला कर्म होता है ना, वो सजीव होता है, और दूसरा कर्म क्या होता है, निर्जीव होता है। इस पॉइंट को आपको नोट करना है। द्विकर्मक क्रिया में द्विकर्मक क्रिया में पहला कर्म सजीव होता है, और दूसरा कर्म निर्जीव होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, दादी माँ हमें कहानी सुनाती है, दादी माँ हमें कहानी सुनाती है। तो दादी माँ कौन है भाई, दादी माँ तो करता है, कहानी को सुनाने वाली है, इसलिए दादी माँ हो गई करता। ठीक है, दादी माँ क्या हो गई, करता। हमें क्या है भाई, तो हमें यहाँ पे कर्म है। अब ये मत बोल देना कि मैम ये तो सर्वनाम है, सर्वनाम तो है ये, लेकिन यहाँ पे कर्म के रूप में है, ये कर्म है। कहानी, तो ये हमारा सेकंड कर्म है भाई, दूसरा कर्म है। सुनाती है, ये है क्रिया, सुनाती है क्या है, क्रिया है। तो दिए गए वाक्य के अंदर आप देख रहे होंगे दो कर्म दिए गए हैं। पहला जो कर्म है, ये कर्म क्या है, पहला, हमें जो कर्म है ना, ये जो पहला कर्म है ये सजीव है। पहला कर्म क्या है, सजीव है, और दूसरा कर्म क्या है, निर्जीव है। तो ये क्या हो गई, हमारी द्विकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। द्विकर्मक क्रिया के अंदर जो पहला कर्म होगा ना, वो सजीव होगा, और दूसरा कर्म क्या होता है, निर्जीव होता है। इतना सा भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगला देखिएगा, अकर्मक क्रिया। अब देखो भाई,
सकर्मक क्रिया वो थी जिसमें कर्म की आवश्यकता थी। या आप सीधे सीधे शब्दों में ये भी कह सकते थे कि सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें सारा का सारा प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, कर्म के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अब देखो गाय घास खा रही थी तो प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा था, कर्म के ऊपर। गाय घास खा रही थी तो इसका मतलब घास खत्म हो रही थी ना, तो क्या हो रहा था, घास के ऊपर प्रभाव पड़ रहा था, न कि गाय के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा जो प्रभाव पड़ेगा ना वो कर्म पे नहीं पड़ेगा, सारा का सारा प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ेगा। और या फिर आपको कर्म, कर्ता, क्रिया इन सब की पहचान करके इनकी छुटनी करनी होगी। तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती या जिन क्रियाओं में प्रभाव जो है किसके ऊपर पड़ेगा, इन क्रियाओं का सारा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, तो सारा प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा, प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ेगा भाई। ठीक है, और वहाँ पे प्रभाव कर्म के ऊपर पड़ रहा था। जैसे देखिएगा पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी क्या है भाई, पक्षी यहाँ पे करता है, पक्षी क्या है, करता है। उड़ रहे हैं, उड़ने रहे हैं क्या है, तो ये पूरी की पूरी एक क्रिया है, पूरी की पूरी क्या है, कि क्रिया है, उड़ रहे हैं ये क्रिया है। अब यहाँ पे देखिएगा पहली बात तो इसके अंदर कर्म दिया ही नहीं गया है, इस वाक्य के अंदर कर्म है ही नहीं। या तो आप ऐसे पहचान करो, या फिर आप देखो प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है भाई, पक्षी उड़ रहा है तो प्रभाव सारा का सारा पक्षी पे पड़ेगा, पक्षी हमारा करता है, तो इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया है। वह मैदान में खेल रहा है, वह मैदान में खेल रहा है। अब ये खेल रहा है ये क्या है, ये तो क्रिया है, ये क्या भी, ये क्रिया है। वह क्या है, वह करता है, वह क्या भी करता है। अब देखो क्या मैदान पे कोई प्रभाव पड़ेगा, क्या मैदान पे कोई प्रभाव पड़ेगा, तो मैदान के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। मैदान यहाँ पे कर्म के रूप में नहीं आया है, मैदान यहाँ पे एक संज्ञा के रूप में आया है। तो मैदान में क्या है, तो ये संज्ञा है। इस वाक्य के अंदर कर्म दिया ही नहीं गया है, तो ये हो जाएगी अकर्मक। या फिर आप देखो खेल का प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, खेल का सारा प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा भाई, वह के ऊपर पड़ेगा। और वह करता है तो क्या हो जाएगा, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। और देखो जैसे मिल्खा दौड़ रहा है, मिल्खा दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, तो यहाँ पे देखो दौड़ रहा है क्या है, ये पूरी की पूरी क्रिया है। कौन दौड़ रहा है, मिल्खा दौड़ रहा है, ये करता है, तो यहाँ पे प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, कर्ता यानी कि मिल्खा के ऊपर पड़ेगा, इसलिए कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया यहाँ पे हो जाएगी। गीता हंस रही है, हंस रही है ये पूरा का पूरा क्या है, ये क्रिया है। हंस रही है क्या है, क्रिया है। गीता क्या है, गीता हंसने वाली है, इसका मतलब करता है। तो क्या इस वाक्य में कर्म दिया गया है, यहाँ पे पहली बात तो कर्म दिया नहीं गया है। दूसरी बात है प्रभाव हंसने का किसके ऊपर पड़ेगा, गीता के ऊपर पड़ेगा। गीता हंस रही है तो प्रभाव गीता के ऊपर पड़ेगा, तो ये भी कैसी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। बच्चा हंस रहा है, बच्चा यहाँ पे हंसने वाला है, इसका मतलब बच्चा करता है। हंस रहा है क्या है, ये क्रिया है, इसके अंदर भी कर्म नहीं दिया गया है, तो ये भी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। देखो हंसना, रोना, खेलना, दौड़ना, चलना, फिरना, ये सारी की सारी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, हंसना, खेलना, रोना, सोना, चलना, दौड़ना, बोलना, ये सारी की सारी क्रियाएं कैसी क्रियाएं होती हैं, अकर्मक क्रियाएं होती हैं। किसी भी वाक्य में अगर आपको ये दिखाई दे तो वो अकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि इनका प्रभाव डायरेक्ट है कर्ता के ऊपर ही पड़ता है। उसके बाद आगे देखिएगा प्रयोग, संरचना या दृष्टि के आधार पे क्रिया के भेद। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो प्रयोग के आधार पे, रचना के आधार पे भी बोल सकते हो, संरचना के आधार पे भी बोल सकते हो। ठीक है, बनावट के आधार पे भी आप बोल सकते हो। तो ये क्रिया के ये भी भेद हैं। सामान्य क्रिया कौन सी होती है, वाक्य में सामान्य रूप से प्रयोग होने वाली क्रिया सामान्य क्रिया कहलाएगी। वाक्य में सामान्य रूप से जो क्रिया आती है ना वो क्या कहलाएगी, वो सामान्य क्रिया कहलाएगी। जैसे बच्चों ने क्रिकेट खेला, राम ने रावण को मारा, तो ये सामान्य क्रिया के उदाहरण हैं। इनके अंदर क्या देखा है आपने, इनके अंदर हमने कर्ता जो होता ना उसके परसरग हैं। कारक चिन्ह सुने होंगे आपने, कारक विभक्ति, कारक विभक्ति,
कारक विभक्ति जो होती है ना, इनके परसर्ग होते हैं, परसर्ग। जैसे कर्ता ने, कर्म को, ऐसे, ठीक है। तो ये जो परसर्ग होते हैं ना, यहाँ पे कर्ता के परसर्ग जुड़े हैं। किसके परसर्ग हैं? राम ने, बच्चों ने, तो इनके साथ इनके परसर्ग जुड़े हुए हैं, तो क्या हो जाएगी? ये सामान्य क्रियाएं हो जाएंगी। उसके बाद देखोगे मुख्य क्रिया क्या होती है। जहाँ क्रिया एक पद में प्रकट होती है वही मुख्य क्रिया होती है, एक पद में, ठीक है। राम ने रावण को मारा, तो ये सेम ही है दोनों, इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। उसके बाद देखो जिन स्थानों पर संयुक्त क्रिया होती है वहाँ मुख्य क्रिया का निर्धारण इस प्रकार होता है। किस प्रकार होता है भाई? कर्ता या कर्म के मुख्य व्यापार को देखकर। एक तो हम कर्ता या फिर जो हमारा कर्म है उसका जो व्यापार है, उसका जो कार्य है, उसको देखकर हम क्रिया का निर्धारण करते हैं। क्रियापद के अर्थ को देखकर कि क्रिया जो है हमारी वो क्या अर्थ दे रही है, उसके पदों का क्या अर्थ निकल रहा है। यह प्रश्न किया जा सकता है कि हुआ क्या है, क्या हुआ है, उससे भी क्रिया का निर्धारण होगा। प्राय मुख्य क्रिया पहले आती है और सहायक क्रियाएं बाद में आती हैं। जैसे देखो यहाँ पे देख लो आप, बच्चा सो रहा है, बच्चा सो रहा है, बच्चा सो रहा है। अब यहाँ पे देखो मुख्य क्रिया क्या है? सो रहा है क्या है? ये सहायक क्रिया है, ये सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होगा। उसके बाद है अगली संयुक्त क्रिया। जो क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनती है। अब देखो संयुक्त, संयुक्त का मतलब होता है कि मतलब एक से ज़्यादा, संयुक्त का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा। तो जो क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनती है ना, वो हो जाएगी हमारी संयुक्त क्रिया। जैसे मैं यह काम नहीं कर सकता, वह पढ़ चुका है, उसने पत्र लिख लिया। अब यहाँ पे देखो मैं यह काम नहीं कर सकता, एक तो कर और एक सकता, एक कर और एक सकता, दो क्रिया यहाँ पे। वह पढ़ चुका है, पढ़ चुका है, तो यहाँ पे पढ़ना क्रिया हो गया, यहाँ पे चुका क्रिया हो गया। उसने पत्र लिख, एक क्रिया हो गई लिख और एक हो गया लिया, लिया, ठीक है। तो उसने पत्र लिख लिया था। ये सारे के सारे एग्जाम्पल संयुक्त क्रिया के हैं। इसमें क्रिया एक से ज़्यादा है, यानी कि जो हमारी मेन क्रिया है ना, वो दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनी हुई है। उसके बाद होती है सहायक या रंजक क्रिया। जो क्रिया अपने सामान्य अर्थ को त्याग कर मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसके अर्थ में वृद्धि करती है या उसके अर्थ को विशिष्टता प्रदान करती है, वो क्या कहलाएगी? सहायक क्रिया कहलाएगी। जैसे हम पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे। अब देखो मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ना। मुख्य क्रिया क्या है भाई? पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे, तो इसके साथ क्या लग गई? सहायक क्रिया लग गई। वह जाता है, जाना, जाना मुख्य क्रिया है, यहाँ पे क्या? जाता है। वे पढ़ते होंगे, पढ़ना मुख्य क्रिया है। होंगे, होना से बना है होंगे, ठीक है, होना से बना है होंगे। तो यहाँ पे ये जो अन्य शब्द जुड़े हुए ना मुख्य क्रिया के साथ है, ये इसके अर्थ में विशिष्टता प्रदान करते हैं, इसलिए सहायक या रंजक क्रिया कहलाएंगे। एक होती है प्रेरणार्थक क्रिया। देखो जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी अन्य को काम करने के लिए प्रेरित करता है या किसी दूसरे से काम को करवाता है, उसको कहा जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। यानी कि दूसरे को प्रेरित कर रहा है काम करने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। यहाँ पे देखो जैसे मोहन सोहन से काम करवाता है, मोहन सोहन से काम करवाता है। अब यहाँ पे देखो भाई मोहन जो भाई साहब है ना, ये काम खुद न करके सोहन से करवा रहा है, यानी कि उसको प्रेरित कर रहा है काम करने के लिए, तो क्या हो जाएगी? ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। माँ नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवा रही है। अब जो माँ है ना, वो काम स्वयं न करके किससे करवा रही है? नौकरानी से करवा रही है, और यहाँ पे ये सोहन से करवा रहा है। तो यहाँ पे ये कार्य खुद न करके दूसरे से काम करवाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगी? ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। उसके बाद है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया बहुत आसान है ये क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया। देखो पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले,
पूर्व का मतलब ही क्या होता है भाई, पूर्व का मतलब होता है पहले। तो मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया जो होती है ना वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसकी जो पहचान है ना वो धातु के साथ कर जुड़ता है। धातु के साथ क्या जोड़ोगे आप, है कर जोड़ोगे। जो मुख्य धातु होती है ना, जैसे लिख है, पढ़ है, दौड़ है, बैठ है, चल है, ये हमारी धातु होती है और इनके साथ कर जोड़कर हमें पूर्वकालिक क्रिया को संपूर्ण करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे दिए गए हैं, आ करे, जा करे, खा करे, पी करे, पढ़ करे, लिख करे, दौड़ करे, बैठ करे। तो यहाँ पे आ क्या है, धातु है, जा भी क्या है, धातु है, खा भी क्या है भी धातु, पी भी धातु, पढ़ भी धातु है, लिख भी धातु है, दौड़ भी धातु है और बैठ भी क्या है, धातु है। ठीक है, जब हम इनके साथ ना जोड़ रहे थे तो ये सामान्य क्रिया बन रही थी और यहाँ पे क्या है, कर जोड़कर इसको पूर्वकालिक क्रिया बनाया जा रहा है। जैसे मोहित खेल कर सो गया, मोहित खेल कर सो गया। अब पहले उसने क्या किया, पहले वो खेला, पहले क्या वो खेला भी, खेला। ठीक है, और इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया, कर जोड़ दिया, तो शब्द बन गया खेल कर। और उसने दूसरी क्रिया क्या की, सेकंड काम क्या किया उसने, वो सो गया। तो इसमें दो क्रिया होती हैं, एक पहली क्रिया होगी, एक दूसरी क्रिया होगी, और पहली क्रिया के साथ कर जुड़ा हुआ होगा, वो होती है पूर्वकालिक क्रिया। निकिता बैठकर पढ़ने लगी। अब बैठना ये भी क्या है भाई, ये भी क्रिया है, और पढ़ना भी क्या है, क्रिया है। ठीक है, ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया है, ये करता है, ये करता है, इसके द्वारा दोनों क्रियाओं का संचालन हुआ है। तो निकिता बैठकर पढ़ने लगी। पहली क्रिया कौन सी है, बैठ। बैठ क्या है, बैठ एक धातु है, एक मूल अंश क्रिया का, और इसके साथ हमने कर प्रत्यय जोड़ दिया। कर प्रत्यय जोड़ने से ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई और ये उसकी दूसरी क्रिया है, पढ़ने लगे। उसके बाद देखिएगा भाई अगली क्रिया होती है तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया में क्या होगा, पहली क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी क्रिया शुरू हो जाएगी। यानी कि जैसे ही पहली क्रिया समाप्त होगी उसके तुरंत बाद दूसरी क्रिया समाप्त हो जाएगी। तो इसमें जो पहली क्रिया होगी ना उसके साथ ते ही जुड़ा हुआ होता है, पहली क्रिया के साथ ते ही जुड़ा हुआ होता है, ये इसकी पहचान होती है। जिस क्रिया के समाप्त होते ही मुख्य क्रिया आरंभ हो जाए उसे तात्कालिक क्रिया कहते हैं। इसमें धातु के साथ ही जुड़ता है, ते ही, धातु के साथ ते ही जुड़ता है। जैसे देखते ही, चलते ही, पीते ही, खाते ही, खेलते ही, लिखते ही। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिएगा, मोहित खेलते ही सो गया, मोहित खेलते ही सो गया। तो खेलना क्या है यहाँ पे खेल से, खेलना से बना है खेल। तो खेल क्या है, पहली क्रिया है, पहली क्रिया के साथ ते ही जोड़ दिया, पहली क्रिया के साथ ते ही जोड़ दिया और उसके जस्ट बाद सेकंड क्रिया शुरू हो रही है, जस्ट बाद सेकंड क्रिया शुरू हो रही है। तो ये क्या हो जाएगी, तात्कालिक क्रिया हो जाएगी। निकिता ने नहाते ही पूजा की, निकिता ने नहाते ही पूजा की। तो नहाना क्या है, उसकी पहली क्रिया है, पहली क्रिया के साथ ते ही जोड़ दिया और उसके बाद दूसरी क्रिया स्टार्ट हो रही है, पूजा की, तो पूजा की। तो इसमें भी क्या है भाई, तात्कालिक क्रिया है। ठीक है, पहली क्रिया के साथ ते ही, उसके बाद दूसरी क्रिया शुरू हो जाएगी। अगली जो क्रिया है वो है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया कौन सी होती है भाई, जो क्रिया मूल धातु को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, विशेषण के बाद अनुकरणात्मक शब्द हो गई, इनसे बनती है वह क्या कहलाएगी, नाम धातु क्रिया कहलाएगी। ठीक है, जो क्रिया मूल धातु को छोड़कर अन्य जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनती है उसको कहा जाएगा नाम धातु क्रिया। जैसे संज्ञा शब्दों से कौन कौन सी क्रिया बनी है, संज्ञा होती है बात, एक शब्द है बात, बात क्या भी संज्ञा है, बात से क्या बन गया, बतियाना। एक संज्ञा होती है लात, लात से क्या बन गया, लतियाना। एक संज्ञा होती है शर्म, शर्म से बन गया शर्माना। एक संज्ञा होता है हाथ, ठीक है, हाथ से बन गया हथियाना। एक संज्ञा होती है लाज, लाज भाववाचक संज्ञा है, लाज से बन गया लज्जाना। एक संज्ञा होती है झूठ, ये भी भाववाचक है, झूठ से बन गया झूठलाना। तो जो संज्ञा से मिलके बनी है ना, संज्ञा शब्दों से बनी है, वो भी क्या होती है, नाम धातु क्रिया होती है। सर्वनाम शब्दों से कौन कौन सी क्रिया बनी है, जैसे
जैसे में देखेंगे, आप से अपनापन हो गया, मैं से मिमियाना हो गया। विशेषण शब्दों से कौन कौन सी क्रिया बनी है? साठ से सठियाना, गरम से गरमाना, नरम से नरमाना, मोटा से मुटियाना। तो ये सारे के सारे, साठ क्या होता है? विशेषण है भाई, साठ है। गरम क्या है? विशेषण है। नरम क्या है? विशेषण है। मोटा क्या है? विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, ये संख्यात्मक विशेषण है। तो इनसे भी क्या बनी है? हमारी क्रिया बनी है। अनुकरणात्मक शब्दों से जैसे कि फड़फड़ से फड़फड़ाना हो गया, खटखट से खटखटाना हो गया, भिन भिन से भिन भिनाना हो गया, झंझन से झंझनाना हो गया। तो ये क्या है? अनुकरणात्मक शब्द हैं और इनसे भी क्या बनी है? क्रिया बनी है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्रिया बनी है ना, संज्ञा, शोना, विशेषण और अनुकरणात्मक शब्दों के साथ ना जुड़ने से बनी है। इनके साथ क्या जुड़ा है? ना जुड़ा है, और ना जुड़ने से क्या बन गई? हमारी क्रिया यहाँ पे बन गई, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिएगा, क्रिया के दो अन्य भेद भी होते हैं भाई। एक होती है समापिका क्रिया और एक होती है असमापिका क्रिया। ये अन्य भेद है, ना तो ये रचना के आधार पे है, ना ये क्रम के आधार पे, ये अन्य भेद है क्रिया की। तो समापिका क्रिया कौन सी होती है? जो क्रिया वाक्य के अंत में रहकर वाक्य का समापन करती है उसको हम क्या कहेंगे? समापिका क्रिया कहेंगे। जो क्रिया वाक्य के अंत में रहकर वाक्य की समाप्ति करती है, उसको पूर्ण विराम देती है, उसको कहा जाता है समापिका क्रिया। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती है। अब यहाँ पे देखो, क्रिया क्या है? उड़ती है। उड़ती है, ये क्या भी? ये हमारी क्रिया है। ये हमारी क्या भी? क्रिया है। तो यहाँ पे देखो, क्रिया कहाँ आई है? क्रिया वाक्य के अंत में आई है, और वाक्य के अंत में आई है तो वाक्य की क्या हो रही है? अंत में आने से वाक्य की हो रही है समाप्ति। वाक्य की क्या हो रही है? समाप्ति हो रही है, इसलिए क्या होगी? समापिका क्रिया होगी। मोहित गीत गा रहा है। अब यहाँ पे भी क्रिया जो है लास्ट में आई है। क्रिया हमारी वाक्य के अंत में है तो क्या हो जाएगी? समापिका क्रिया हो जाएगी। एक होती है असमापिका क्रिया। असमापिका क्रियाएं वाक्य के अंत में प्रयुक्त न होकर कहीं अन्य प्रयुक्त होती हैं, यानी कि वाक्य के शुरू में आ सकती हैं, वाक्य के बीच में आ सकते हैं, लेकिन लास्ट में नहीं आएंगे। लास्ट में आएंगे तो क्या हो जाएगी? समापिका हो जाएगी। तो ये क्या होती है? अभी वाक्य के अंत में न होकर अन्य जगह प्रयुक्त होती हैं, इनके साथ वाक्य समाप्त नहीं होता, इन्हें क्रिया का कृदंत रूप भी कहा जाता है। जो क्रियाएं वाक्य की समाप्ति नहीं करती वो कौन सी क्रिया होती है? कृदंत क्रिया भी होती है। जैसे वह खेलते हुए गिर गया। वह खेलते हुए गिर गया। अब यहाँ पे देखो, खेलते हुए क्या है? क्रिया है। तो ये क्या लास्ट में है? तो ये लास्ट में नहीं है, ये वाक्य में बीच में है, तो क्या हो जाएगी? ये असमापिका क्रिया हो जाएगी। नदी का बहता जल शुद्ध होता है। तो यहाँ पे बहता, बहना से बना है बहता। बहना क्रिया से क्या बना है? बहता बना है। तो ये भी क्या हो गया? असमापिका है, क्योंकि वाक्य के बीच में है। आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मिलना, मिलना क्रिया से बना है मिलकर। मिलना क्रिया से क्या बना है भाई? मिलकर बना है। बड़ी प्रसन्नता हुई, तो आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। यहाँ पे मिलना जो कि एक क्रिया है हमारी, उससे बना है मिलकर है। तो ये मिलकर कहाँ पे है? ये वाक्य के आगे है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लास्ट में नहीं है, तो क्या हो गया? असमापिका क्रिया हो गई। अब इसके बाद देखिएगा लास्ट वन, एक होती है सहजातीय या एक होती है सहजातीय या सजातीय क्रम, ठीक है। सजातीय क्रिया या सजातीय क्रम, इसमें क्या होगी? जब क्रिया और क्रम का मूल व क्रम सजातीय क्रम होता है एक ही हो, ठीक है। जब क्रिया का, ध्यान रखिएगा, जब क्रिया का मूल, जब क्रिया और क्रम एक ही मूल के हों, जब क्रिया और कर्म दोनों का मूल क्या हो? एक हो, यानी कि सजातीय हो, तब यह क्या होती है? सजातीय क्रिया होती है। जैसे उसने अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी। अनेकों लड़ाइयाँ, यहाँ पे लड़ाई भी क्या है? क्रिया है। लड़ी भी क्या है? क्रिया है। लड़ाइयाँ क्या है? लड़ाइयाँ यहाँ पे कर्म है, कर्म। और लड़ी क्या है? लड़ी क्रिया है। लड़ी यहाँ पे क्रिया है। तो यहाँ पे देखो, कर्म और क्रिया दोनों एक मूल की हैं। कर्म और क्रिया दोनों एक मूल की हैं, यानी कि ये एक ही मूल शब्द से बनी है। मूल शब्द का नाम है लड़। मूल शब्द का नाम क्या है भाई? लड़। यहाँ पे दे भी रखा है, उसने अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी, यह क्रिया लड़ी तथा कर्म लड़ाइयाँ एक ही मूल शब्द लड़ से बने हैं, तो ये क्या हो जाएगी? ये सजातीय क्रिया हो जाएगी। यहाँ पे देखो, विजातीय क्रिया क्या होती है? जब क्रिया व कर्म एक ही मूल से न हो,
जब क्रिया और कर्म दोनों एक ही मूल के शब्द ना हो तब वो क्या होती है, वो विजातीय क्रिया होती है। जैसे राम पत्र लिखता है, अब यहाँ पे पत्र, ये है पत्र और ये क्या है, लिखना, लिख से बना है लिखना, लिखना या लिखता, ठीक है। तो इन दोनों का मूल क्या है, अलग अलग है, दोनों का मूल क्या है, अलग अलग है भाई, एक मूल के नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, विजातीय क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये विजातीय क्रिया हो जाएगी। एक बार फिर से सुनिएगा, जब क्रिया और कर्म दोनों एक ही मूल के हों, दोनों एक ही मूल शब्द से बने हों, जैसे लड़ाइयाँ और लड़ी, दोनों एक ही मूल शब्द लड़ से बने हैं, तो क्या हो जाएगी, ये सजातीय या सजातीय कर्म क्रिया हो जाएगी, ठीक है। और जब कर्म और क्रिया दोनों का मूल अलग अलग हो, जैसे यहाँ पे कर्म पत्र है और क्रिया लिख है, तो दोनों का मूल क्या है, अलग अलग है, तो इसलिए क्या हो जाएगी, विजातीय क्रिया हो जाएगी। ये था भाई हमारा टॉपिक हुआ हमारा ख़त्म। कल की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।